हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कों पे आते रहेंगे। ये अपना अपना मुकद्दर है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। पनामा लीक्स के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पिछले 2 दिन में सामने आई कि पीर को एक इजलास होगा जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमती अरकान पार्लिमानी कमेटी में मुश्तमिल 12 लोग इस बारे में होमवर्क करेंगे कि क्या TORs तय होने चाहिए और 2 हफ्ते के बाद वो अपना होमवर्क पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद अहम नुक्ते हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर पहले आपने इमरान खान की स्पीच सुनी, जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो बयानबाजी हुकूमत और PTI की तरफ से स्पेशली सामने आ रही है, उसके बाद क्या तवक्को की जा सकती है कि ये मामला हल होगा और नतीजा खेज साबित होगा। एक तरफ अपोजिशन TORs के हवाले से ये कंसेंसस सामने रखती है कि हम अपने मुश्तरका तौर पे हम इस्तीफ़ा लेने का मुतालबा मुस्तरद करते हैं और हमें मिल के बात करनी चाहिए और उसके लिए हुकूमत को भी वक्त दिया जा रहा है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह के बयानात, मौलाना फजलुर रहमान के बयानात, इमरान खान की आज की तकरीर, इसमें तो वही बातें दोहराई जा रही हैं। ये बयानबाजी, ये इश्तियाल अंगेज़ी को मज़ीद बढ़ाएगी और ये मामलात को ख़राब करती हुई ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि आमतौर पर अगर सियासत में बातचीत का माहौल पैदा किया जाता है तो उसके साथ इस तरह के बयानात को अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन अवॉइड नहीं किया जा रहा। आज के प्रोग्राम में इस नुक्ते के हवाले से भी बात करेंगे कि अगर पार्लिमानी कमेटी बनी तो इसके बाद तो कानून साजी का काम भी होना है। 2 हफ्ते के बाद TORs अपनी एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार करेंगे, उसके ऊपर कानून साजी का अमल भी होगा और उस कानून साजी में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक बहुत मैटर करता है कि दोनों फरीकैन कितनी इंपॉर्टेंस देंगे कि वो जल्द अज जल्द इस मामले को समेटें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें, क्योंकि बजट के बाद, फिर अगस्त के बाद और फिर एक बहुत अहम डेवलपमेंट सितंबर में होगी कि हम सब की तवज्जो इस बात पे चली जाएगी कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी रहेंगे, एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। तो आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो पनामा लीक्स को लिंगर ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि तमाम सियासी जमातें मिल के इस बात पे तवज्जो देंगी। एक बहुत अहम नुक्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है। मौला बख्श टांडियो साहब ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा देना पार्टी पॉलिसी है। फिर एतजाज़ एहसन की तरफ से कोई और बात सामने आती है। रहमान मलिक साहब जब आसिफ अली जरदारी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इस्तीफ़े की बात कभी हुई नहीं है, जो कि गलत बात है। बिल्कुल बार बार ट्वीट्स भी की गई हैं, जलसों में भी कहा गया है। तो अगर अपोजिशन के दरमियान इस तरह की गैर वाज़ेह पॉलिसी बार बार सामने आएगी तो हुकूमत को तो दोबारा स्पेस मिलेगी। ना सिर्फ सर्कमस्टांशियल स्पेस मिल रही है, बल्कि अपोजिशन शायद अपनी गलतियों की वजह से भी हुकूमत को ज़्यादा मौका फराम करी कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। और उसकी एक एग्जाम्पल हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद से जाना और वापस आने की सूरत में भी देखी। इस हवाले से आज मुफस्सिल बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सलीम ज़िया साहब मौजूद है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ज्वाइन किया है, आयशा गुल अली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं, अली रज़ा अब्दी रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आयशा, ये बताइएगा कि इमरान खान ने जो अपना मुतालबा दोहराया है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप इन 4 सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते। आपको लगता है कि बात मुनासिब है ऐसे वक्त में जब 12 अरकान बैठ के काम करने का उनका वक्त आ गया है और दोबारा डाइवर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली इमरान खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बतूल। एक तो हमने जो क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से ये PTI की क्वेश्चंस नहीं है, पूरी कौम जो है वो पूछ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और इसी के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल से उनको पार्लियामेंट में भी हमने बुलाया और उनसे जवाब मांगा, लेकिन शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद ये हुआ कि TORs कमेटी जो बनी उसमें भी हुकूमत की जो बदनीयती है वो आपके सामने थी कि जिस तरीके से MQM को जो है वो शामिल करने की कोशिश जो है वो पहले MQM आ नहीं रही थी, उसके बाद फिर उनको शामिल करने की कोशिश की गई। तो ये एक अजीब सा एक हौच पौच है जो हमारे सामने, लेकिन ये क्वेश्चन तो अपनी जगह पे हैं कि आपके पास जायज़ आमदनी थी या नहीं थी। एक इत्तेफाक फाउंड्री से आपके पास ये जो अरबों रुपए की जायदादें हैं, आपकी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे इनकी अरबों रुपए की जायदादें ना हो। इनके 13 साल के बच्चे के नाम के ऊपर अरबों रुपए की जायदादें हैं। मरियम नवाज जो है वो डिनाई करती हैं। जी मुझे मैं यही जी ये बातें दोहराई जा चुकी हैं, फिर मौका क्यों नहीं फराम कर रही PTI हुकूमत को और अपोजिशन को काम करने के लिए?
हम बिल्कुल मौका फराहम कर रहे हैं और हमने इसलिए पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया और पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है हम उसका हिस्सा भी हैं और इंशाल्लाह जो TORs बनेंगे उसमें 3 मकासद जो हमने एक ब्रॉडर जो आउटलाइन है वो ये है कि एक तो इनकी जो बिजनेस एम्पायर है वो किस तरीके से खड़ी की गई, एक तो ये इसमें इन्वेस्टिगेट करना है, फोरेंसिक ऑडिट करना है, दूसरी बात ये कि टैक्स दिया था या नहीं दिया था और कर्जे माफ़ करवाए या नहीं करवाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमने TORs जो है इसके ऊपर यकीनन हम इसका हिस्सा होंगे और जब तक जो है वो अगर इसमें सही तरीके से आगे जो है, क्योंकि ये मैं एक बात ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पूरी कौम के सामने भी क्लियर है। लेकिन आयशा प्लीज आप ये बात तो माने ना कि इस तरह के बयानात से ये कार्रवाई, ये कोशिश इफेक्ट हो सकती है, एथिकली भी इफेक्ट हो सकती है। नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर रहना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं रहा तो इस तरीके से गवर्नमेंट काम आपके सामने मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल सामने है। वो तो पहले पार्लियामेंट आ ही नहीं रहे थे और फिर उन्होंने 3 दफ़ा जब उन्होंने एड्रेस किया उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, उनके पास जवाब था नहीं और उनके बेटी की और उनके अपने स्टेटमेंट्स में कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। चौधरी निसार कुछ कह रहे हैं, सिद्दीक अल फारूक कुछ कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में प्रेशर रखना बड़ा ज़रूरी है और हम रखेंगे। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि आप इस बात से एग्री करती हैं कि गवर्नमेंट पे बयानबाजी के थ्रू प्रेशर बरकरार रखना ज़रूरी है और इससे वो अमल मुतासर नहीं होगा जिससे 8 जमातें या MQM को भी मिला के 9 जमातें इकट्ठी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, मैं सबसे पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आयशा ने जो बातें की हैं वो एक तसलसल है, जब से ये चल रही है डिबेट और डिस्कशन, उसमें मल्टीपल टाइम हम इन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली जो PTI का मौक़िफ़ है वो अवामी जो नुक्ता नज़र है उसके साथ मैच करके ये आगे लेके चल रहे हैं। देखिए, जो हुकूमत होती है उसकी कोई भी गलती, कोई भी कोताही, कोई भी ऐसा एक्शन, वो इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, अपोजिशन का काम ही है उसको कैप्चर करना, उसको हाईलाइट करना, उसको पब्लिक करना, उसको पॉलिटिसाइज़ करना, अवामी अंदाज में उसको जगह जगह जाके प्रोपोगेट करना। ये अपोजिशन का एक आइन के तहत रोल है जो अपोजिशन अदा कर रही है और अपोजिशन का रोल ही यही है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है जब वो स्पेस लूज़ करती है तो जो अपोजिशन पार्टी है उसने उसको लेना होता है। अब रहा सवाल ये कि वो तमाम स्पेस सिर्फ PTI क्यों लेना चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी बाकी जो जमातें हैं वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत उस मेकनिज़म को जो कि तमाम पार्टीज़ ने कंसेंसस किया उसको आगे लेके चल रही हैं। लेकिन देखना ये है बतूल के आपकी पार्लियामेंट जो है PTI की जो एक सोच थी, एक विजन थी, और मैं आयशा से भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये भी अपनी लीडरशिप से ये सवाल करें कि आपने उस पार्लियामेंट को चैलेंज किया, उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया, उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया, उस पार्लियामेंट को आपने स्टेटस को चैलेंज किया और आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये सिस्टम है कि जिस सिस्टम को चैलेंज करते 3 साल मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, मुझे सलीम ज़िया साहब को गुफ्तगू में शामिल करने दें प्लीज, फिर एक पॉइंट में आपकी तरफ लेके आऊं। मैं ये बतौल ये लास्ट बात इसमें ये है कि आज वही PTI उसी पार्लियामेंट में उसी अपोजिशन लीडर के पीछे खड़ी नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम का वो विक्टिम बन गई है। सिस्टम को चैलेंज करते हुए सिस्टम को चेंज नहीं किया, लेकिन उस सिस्टम का विक्टिम बन के वो और आप अपनी इस बात से यही प्रूव कर रही हैं कि आप जिस इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो इतना सियासी तौर पे मजबूत नहीं है कि वो प्रेशर डाल सके, क्योंकि आपके अंदर बहुत वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। मैं ये पॉइंट आपकी तरफ लेके आऊंगी। मैम प्लीज मुझे मौका दें, आई विल कम टू यू। जो है हमारा एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं वो स्टेक होल्डर हैं, तो कोई भी स्टेक होल्डर ये नहीं चाहेगा कि वो ठीक है। डॉक्टर साहब काइंडली आप यहाँ पे रुकिएगा। मैं सलीम ज़िया साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है और धरना देना लानत है। 1996 में मैं आपको याद करवा दूँ कि जब नवाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात कही कि अगर बेनज़ीर की गवर्नमेंट की करप्शन के हवाले से उन्हें वजाहत नहीं मिलती या वो नहीं अपनी सीट छोड़ती तो वो भी धरना देंगे। और जिस जुडिशल कमीशन को बनाने में आपकी हुकूमत ने सुस्त रवि का मुजाहरा किया,
اس وقت انہوں نے بھی ایک کمیشن کا مطالبہ کیا تھا, سٹنگ جج کی انڈر کیا تھا. تو اب جب آپ حکومت میں ہیں تو یہی مطالبات آپ کو اتنے عجیب یا غلط یا امپریکٹیکل کیوں لگ رہے ہیں؟ بطول پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن کی بات ہے ہمیں بالکل عجیب نہیں لگ رہی. ہم تو بلکہ اس میں چاہ رہے ہیں کہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو جائے. انہوں نے شروع میں, آپ کو یاد ہوگا جب شروع کی بات ہے تو نواز شریف صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کے تحت یہ کمیشن بنایا جائے. انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا نہیں, سٹنگ چیف جسٹس کے تحت یہ کمیشن بننا چاہیے. وہ تسلیم کر لیا گیا. پھر کہا گیا کہ جناب یہ جو ٹی او آرز ہیں یہ دونوں طرف سے بننے چاہیے, وہ بھی تسلیم کر لیے گئے. ابھی اسی پر بات آپ نے بھی اس کا اشارہ دے دیا, اس پر ابھی ٹیمیں دونوں طرف سے بن بھی گئی ہیں. بلکہ ابھی یہ شاید ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو رہی, کیونکہ آبویسلی آپ ایم کیو ایم کو اگنور نہیں کر سکتے. ان کے 24 ممبرز ہیں اور سینیٹرز ہیں اور صوبائی اسمبلی میں ممبران ہیں, وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے تو اس میں قطعاً کسی یہ بیان بازی والے پوائنٹ پہ آئیں کہ یہ ٹھیک ہے جو رانا ثناء اللہ جیسا کی باتیں کریں. ایون اگر ہم عمران خان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ مے بی اس پروسیس کو افیکٹ کر سکتے ہیں, تو نواز شریف صاحب بھی تو یہی کر رہے ہیں. وہ جب بھی کہتے ہیں میں اپوزیشن پہ بات نہیں کروں گا, آج میں نے صرف آپ کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہے, تو آدھا گھنٹہ عمران خان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ بھی کچھ مختلف تو نہیں کر رہے ہیں عمران؟ نہیں, دیکھیں آج کی دونوں کی تقریریں آپ سن لیں, نواز شریف صاحب کی تقریر سن لیں اور ہمارے خان صاحب کی بھی تقریر سن لیں جو انہوں نے آج غالباً فیصل آباد میں کی ہے. عمران خان صاحب, میں ان کی تقریر سنتا ہوا آیا, کوئی 45 منٹ کی تقریر تھی, شاید ابھی بھی جاری ہے, مستقل نواز شریف صاحب پر تھی. اس کے برعکس نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پر, سوات میں گئے ہیں, وہاں پر جو مختلف اسکیمیں ہیں اس کے تحت انہوں نے باتیں کی ہیں, ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں. وہاں جو کمی ہے اس کے بارے میں اس کو پورا کرنے کی بات کی ہے, وہاں جو بجلی کی کمی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے, پانی کے حوالے سے بات کی ہے, اسکول اور کالج. لیکن یہ باتیں کرنا کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, اگر سڑکیں نہیں ہوں گی تو تم سڑکوں پہ کیسے آؤ گے, اور یہ باتیں کرنا ضروری ہے کیونکہ ابھی اوائڈ نہیں کرنے چاہیے ایسے بیانات. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا, یہ اسے کہتے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ میں بات ہوتی ہے, اور الیکشنز میں, جلسوں میں, اور یہ کوئی اتنی بری بات, غیر پارلیمانی بات بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہیٹ آف دا مومنٹ برقرار رہی تو مذاکرات کیسے کریں گے؟ ان کو اعتراض یہ رہتا ہے, وہ اس لیے کہا میں کہہ دوں, وہ اس لیے اعتراض ان کو ہمیشہ یہ اعتراض رہتا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی یہ سڑکیں کیوں بنا رہے ہیں, سڑکیں کیوں بنا رہے ہیں, جو ہائی ویز ہیں, موٹر ویز ہیں, جو پاکستان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ بہت ہی بیلیٹل کر کے یہ کہتے ہیں سڑکیں کیوں بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ان کو ایک تنزیہ طور پر کہا کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بات کی. میرے خیال اس میں کوئی غیر پارلیمانی یا کوئی مہذب لیکن یہ آپ کے حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کو کوئی افیکٹ نہیں کرے گی؟ آپ نہیں سمجھتے بالکل افیکٹ نہیں کرے گی؟ دیکھیں یہ کچھ جملے تو ایسے آ جاتے, اب جیسے دیکھیں اس وقت سب چیزیں طے ہو چکی ہیں, ٹی او آرز طے ہو چکے ہیں, اس پر کمیٹی بن چکی ہے, کمیٹی بن چکی ہے, اس میں سارا معاملہ شروع ہونے والا ہے. اور اس کے باوجود بھی آج استعفے کی بات کرنا, یعنی وی ہیو کورڈ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف مائلز. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو 3-4 دن میں ڈیولپمنٹ, پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس میں جتنے ہاکس تھے یا وہ لوگ تھے, وہ تجزیہ نگار تھے, وہ اخبار نویس تھے, وہ اینکرز تھے, وہ سیاسی کارکنان مختلف پارٹیز میں تھے جو چاہتے تھے ایک ڈیڈ لاک ہو جائے, ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو بہت سخت مایوسی ہوئی ہوگی. کیونکہ یہاں پہ مجھے ایک بریک یہ تینوں پارٹیز نے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, اور یہ سب چیزوں پہ طے کر لیا. لیکن کیا اس پہ کوشچن یہ بھی اٹھتا ہے, بریک لیتے ہیں اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ استعفے کا مطالبہ پی ٹی آئی تو سمجھ رہی ہے کہ ہم پریشر برقرار رکھیں گے, کیا پیپلز پارٹی بھی پریشر برقرار رکھنا چاہتی ہے؟ وہ کیونکہ ان کے بیانات میں تضاد نظر آتا ہے, ان کا کوئی ایک ایٹ لیسٹ مطالبہ بھی سامنے نہیں آیا. ایک بریک پھر سے بات کریں گے. ناظرین, علی رضا عابدی صاحب, آپ سے میرے 3 مختصر سوال ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایم کیو ایم کے تمام خدشات دور ہو گئے؟ اب تو نہیں ڈکٹیشن دے رہی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپ کے, کیونکہ آپ واپس آ گئے اتحاد میں. بہت شکریہ. نہیں, اتحاد میں واپس آنا اس کو ایسے مت سمجھیے گا. ہم لوگ دیکھیے ایک اپوزیشن کی جماعت ہیں, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی کمیٹی میں اپنی شمولیت کریں. اپوزیشن کی جو ڈیسیجنز ہیں اس پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے ڈیسیجنز پہ پابند ہوں. اب جیسے فار ایگزامپل عمران خان صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ بولا کہ جی میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر اپوزیشن مطلب میں اگر چاہوں
तो तहरीक जो है रोडों पे भी लेके आ जाऊं, हो सकता है ऑपोजिशन साथ में ना आए। तो इसी तरह का हमारा भी मौक़िफ़ है। तो फिर इसका मतलब है कि ऑपोजिशन में मौजूद किसी भी जमात का दूसरी जमात के साथ लाहेअमल मिलता जुलता नहीं है और आप एक कंटिन्यूस प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकेंगे? नहीं, देखें, 3 जमातें हैं, सब अपना अपना प्रेशर मेंटेन कर सकती हैं और सबकी अपनी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी डिमांड्स भी हैं। हम जैसे चाहते हैं कि सिर्फ पनामा लीक्स तक नहीं हुए ये तहकीकात, ये ऑफशोर कंपनीज जो अदर देन पनामा लीक्स हैं उस पे भी हों। हम चाहते हैं कि जो टैक्स इवेजन हुई है, हम चाहते हैं कि जो बैंक डिफॉल्ट्स और बैंक राइट ऑफ्स हैं, लोन्स, उन पे भी तहकीकात। इमरान खान और जहांगीर तरीन का भी? जी बिल्कुल, इमरान खान और जहांगीर तरीन का भी हमारा यही वाज़ेह मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ को गवर्नमेंट के कहने से पहले, सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि सिर्फ पनामा लीक्स तो एक सेगमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन तो बहुत डिफरेंट लेवल्स की होती है और बहुत चीज़ों पे है। तो उसके तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो डिमांड करती है कि जी टोटल हर तरफ से इस पे तहकीकात हों। अच्छा, अली रज़ा आबिदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि फारूक सत्तार साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इत्तेहाद से फॉर द टाइम बीइंग अलहदगी का एक वजह ये भी थी कि पीपल्स पार्टी का ये तासुर मिलता है कि पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की फेवर में है और पीटीआई चाहती है कि नवाज शरीफ तो जाएं, साथ में गवर्नमेंट भी जाए और हमें भी मौका मिल जाए। तो क्या अब आपका ये तासुर अपोजिशन ने ज़ाया कर दिया, ज़ाइल कर दिया है और अब आप ऐसा नहीं समझते क्योंकि इसकी बेस पे आप बदजर हुए थे इस इत्तेहाद से? बतूल, ये देखिए कि जिस दिन पीएम साहब असेंबली में आए थे और उससे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था कि पीएम साहब आएँ और आके अपना मौक़िफ़ पेश करें, फिर उस वक्त हम भी अपने सवाल जवाब करेंगे। उस दिन जिस दिन वो आए तो फिर अपोजिशन ने अनफॉर्चुनेटली ये डिसाइड किया कि वो बॉयकॉट कर जाएंगे जैसी पीएम साहब की स्पीच होगी। हम नहीं चाहते थे ये, हम चाहते थे कि जो हमारा मौक़िफ़ है हम वो बयान करें असेंबली में और पीएम साहब से हम भी सवाल जवाब करें। लेकिन ये नहीं हो सका। लेकिन नहीं हो सका। हम उस वक्त पाबंद थे, इसी वजह से हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुत्तहिदा अपोजिशन से अलहदगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आबिदी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आयशा, ये बताइएगा कि पार्लिमानी कमेटी हमारे मुल्क में बनती है तो तारीखी तौर पर कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा कि 15 दिन 20 दिन 3 महीने में कोई एक मुतफ़िका लाहेअमल सामने आए जिससे हालात एक स्पेसिफिक रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना आखिरी स्टेप तो वाज़े कर चुकी है कि आप सड़कों पे आएंगे और आप हर हाल में आएंगे, लेकिन उसके लिए आप कितना वेट कर सकते हैं? आप कितना मौका देंगे कि ये पार्लिमानी कमेटी अपना काम ठीक से करे? आपका वो बर्दाश्त का लेवल कब ख़त्म हो जाएगा? सबसे पहले बतूल ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद क्या है ये तमाम तर तहरीक का हिस्सा बनने में। ये वो तमाम तर जो बातें आज पनामा लीक्स में सामने आई हैं, ये तो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई पहले दिन से कह रहे थे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है और इस मुल्क में अगर गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है और उसके पास आज पीने का साफ पानी तक नहीं है या उसके पास स्कूल में कोई फर्नीचर नहीं है और उसके पास रोज़गार नौजवानों के पास नहीं है, तो ये और हुक्मरानों की जो असासे हैं वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए, तो ये सबसे बड़ा मसला है। और इसमें पीटीआई का जो है वो इमरान खान, तो मेरे ख्याल से उनका तो कोई मकसद आपको अगर आपको कोई नजर आता हो कि उनका पैसा बनाना या उनका कोई जायदादें बनाना उनका मकसद हो सकता है कि आप कितना आपके नजदीक कितना वक्त आप समझती हैं कि ये इतने वक्त में तय हो जाना चाहिए मामला? मैं इसी पे आ रही हूँ कि हमारा हर किस्म का प्रेशर इसके ऊपर मेंटेन होगा। हमने जब पार्लियामेंट से हम गए तो हमने बाइकआउट किया, वॉकआउट इसलिए किया, प्रोटेस्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई सवाल का जवाब वो दे नहीं पाए। और इस वक्त भी जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है तो इसमें जो TORs का फैसला होगा उसमें हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि हमारे अवाम जो हैं उनके क्या वो सेटिस्फाई होते हैं, गरीब अवाम के सवालात का जवाब मिलता है कि उनका टैक्स का पैसा किधर चला गया। और फिर जो है उसके बाद अगर नहीं मिलता, देखिए ये हम मॉनिटर करेंगे, वो हालात आपके सामने भी होंगे, वो कौम के सामने भी होंगे, और अगर जो है हुकूमत उस तरीके से हल नहीं करने में संजीदा नजर आई तो हम सड़कों के ऊपर होंगे, अवाम हमारे साथ होगी, अवाम के हकूक का मसला है, अवाम हमारे साथ, क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टीज को भी एक पेज पे होना चाहिए अंदरूनी तौर पर भी। और क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहती हैं कि करप्शन के खिलाफ हम एक खड़े हैं तो उनको नजर भी आना चाहिए, उनके अंदरूनी कोई रिस्क या मुख्तलिफ मौक़िफ़ नहीं होने चाहिए। सलीम ज़ा से भी बात करेंगे।
میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کو حالات ایسے سازگار نظر آ رہے ہیں ان ٹی او آرز کے لیے کہ معاملہ زیادہ وقت نہیں لے گا اور طے پا جائے گا, یا لنگر آن ہوگا کیونکہ حالات کچھ ایسا نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں بطول, جو پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں ان کا جو ابھی تک کا رویہ ہے اس کے اندر جو لچک نظر آ رہی ہے وہ تھریٹن ہے. وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ حالات کو اس نہج پہ لے جائیں کہ جہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا اپنا وجود خطرے میں آ جائے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر میاں صاحب اسی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں میں ہوں تو سسٹم ہے اور میں نہیں ہوں تو پھر سسٹم بھی نہیں ہے, تو یہ وہ سوچ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ کی سوورینٹی اور پارلیمنٹ کو قائم رکھنا ہے اور جمہوریت کو چلتے رہنا ہے, دوسری طرف میاں صاحب کی اپنی جو پارٹی کے اندر کچھ کنفنٹریشن اور کچھ اس قسم کی رفٹس اور گروپنگ نظر آ رہی ہے. تو میں آنے والے حالات میں جیسے آپ کی پارٹی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, جیسے آپ کی پارٹی کے اندر, جی آف کورس ہر جماعت کے اندر ہے. اور چونکہ آپ ڈسکس کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رول ان پارلیمنٹ اور ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کو آپ ہائی لائٹ کر رہی تھی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے, وہاں پہ خورشید شاہ صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کہتی ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیٹیو تو ہیں لیکن وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سپوکس پرسن نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ اپوزیشن کے سپوکس پرسن یعنی کہ آپ کے جواب سے میں یہ خس کر سکتی ہوں کہ معاملہ حل ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا, یہ طول ہی پکڑتا جائے گا. کیونکہ دیکھیں جی مجھے جو ہے وہ یہ فکس میچ نظر آ رہا ہے, اور میچ فکسنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے, طے ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اس کے اندر جو میری پریڈکشن ہے ایک 10 سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک سیاست کے طالب علم کے طور پہ, کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے گا, لنگر آن کیا جائے گا اس وقت تک جب تک جنرل رحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. تمام اپوزیشن اس میں شامل ہے جی, تمام اس دفعہ خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوائنٹ اپوزیشن کو ڈیسیژن کرتی ہے, خان صاحب اس پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ ہیں, ان کو ان ٹی او آرز کے ساتھ چلنا ہے, ان کو وہ وقت طے کرنا ہے. لیکن خان صاحب چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کے جو بھی آؤٹ کم ہو, جو بھی رزلٹ نکلے, میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہ اثر نہیں پڑنا اور انہوں نے نہ استعفیٰ دینا ہے اور نہ جانا ہے. اور اس بات پہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بطول اب انہوں نے جو پبلک موبلائزیشن اور ماس موبلائزیشن کی طرف گئے ہیں, انہیں یہ پتا کہ پارلیمنٹ سے انہیں کچھ نہیں ملنا, اور انہیں پتا کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ میاں صاحب کی بیک پہ ہوگی, کیونکہ اس میں سٹیک ہولڈر ہیں سارے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں ایک گورنمنٹ میں وہ نہیں چاہیں گے کہ واضح حکومت مجھے وہ سلیم زیاد صاحب کی طرف لے کے جائیں دیں. میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آؤں گی. سلیم زیاد صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی ہے, میچ فکس کیا ہوا ہے عمران خان نے, پروبیبلی آپ لوگوں کے ساتھ فکس کیا ہوا. نہیں میں یہ ڈاکٹر صاحب کا ظاہر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتا, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام سوائے خان صاحب کے, دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہیز گون تھرو دا گرائنڈ, اس نے نیچے سے سارے مرحلوں سے گزری ہوئی ہے. 50-60 سال میں اس کے 2 وزیر اعظم جو ہیں ان کو پھانسی دی جا چکی ہے, ایک قتل کیا جا چکا ہے, ایک کو پھانسی دی جا چکی ہے. پھر دوسرے جو وزیر اعظم آئے ہیں ان کی حکومت بھی رہی ہے, مرکز میں رہی ہے, صوبے میں رہی ہے, سینٹ میں چیئرمین شپ رہی ہے, تو انہوں نے اقتدار کو بہت نزدیک سے دیکھا ہوا ہے. جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا, خان صاحب ابھی ان کو ایک بہت بہترین موقع ملا تھا, ان کو بہت بہترین موقع ملا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا میں ایک ماڈل بناتے زبردست قسم کا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو آپ یقین جانیے بطول, میں خیبر پختونخوا پروونس سے باہر نہ نکلتا, میں اس میں ایک ماڈل بناتا. ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ہم موقع دیتے, ہم ایسا ماڈل بناتے تاکہ 2018 میں لوگ ان کی طرف دیکھتے. لیکن انہوں نے تو کھو دیا, کبھی یہ دھرنوں میں لگ گئے, کبھی چوہے مارنے میں لگ گئے, اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کا 40% جو بجٹ ہے وہ لیپس ہو گیا ہے.
यानी ये इंतहा देखें इनकी मिस मैनेजमेंट की और नॉन सीरियसनेस होने की। ऑपोजिशन ने हुकूमत के लिए बहुत से फ्रंट्स खोल दिए हैं, उन फ्रंट्स का आप मुकाबला कैसे करेंगे? एक ब्रेक लेंगे, फिर सुबह प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सलीम जाज़ साहब, हुकूमत 3 मुख्तलिफ जमातों की जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी सामने आई है, पीपल्स पार्टी, MQ और PTI, वर्बली उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अलग है, आपके लिए 3 मुख्तलिफ फ्रंट्स खुल जाएंगे आने वाले दिनों में, तो ये आपके लिए एक मुश्किल चैलेंज है या आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी इससे? मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर मैं समझता हूँ वी आर वेरी लकी, वी हैव अ वेरी वेरी डिवाइडेड ऑपोजिशन। ये तीनों अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कहती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी में जो हैं, जो चाहती हैं गुजरी कल इनको इक़्तिदार मिल जाए, वो तो PTI है। पीपल्स पार्टी एक्चुअली बहुत सीजनड पार्टी है, इसने बहुत दफ़ा इक़्तिदार देखा हुआ है, वो जानती है कि इसमें ठंडा करके खाना है। जहाँ तक तीसरी पार्टी का ताल्लुक है, ऐसा वो नहीं, मतलब ये है कि दे हैव द पेशेंस, दैट्स व्हाट आई मेंट। जो तीसरी पार्टी MQM है, उसको पता है कि उसकी एक अपनी ख़ास न्यूसेंस वैल्यू है, नो मैटर व्हाट, उसको ये PTI पसंद करे ना करे, TORs के अंदर ये दूसरी पार्टीज़ पसंद करें या ना करें, उनकी एक अपनी वैल्यू है और वो एक हद तक जाते हैं। तो इसलिए हमें मैं समझता हूँ कि अगर ये डिवाइडेड ना होते तो शायद हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती, मगर दे वेरी ओपनली दे डिवाइडेड। इनमें इख्तलाफात हैं, ख्वाह वो जिस दिन नवाज शरीफ साहब आए उस दिन सख्त इख्तलाफ है, चेहरे से पता चलता था, लेकिन वो तो इसको अपनी जमहूरियत का हुस्न और अपनी इंडिविजुअलिटी करार देते हैं। हुस्न कहें या जो मर्जी कहते रहें, लोग बहुत समझदार हैं, मीडिया बहुत वाज़े तौर पर बता रहा था, तजिया निगार बता रहे थे, लोग देख रहे थे, अपनी आंखों से देखा कि वहाँ लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना हमारे जो वहाँ कायदीन थे अपोजिशन के, उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो भी यही चाह रहे थे कि वो बात करना चाहते थे, इमरान खान साहब बात करना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि आपस में डिवीज़न थी वो बात ना बन सकी। दूसरे दिन जाके उन्होंने की तो ना उस दिन वो नवाज शरीफ साहब वहाँ थे, ना वो ठीक है, ये पॉइंट आयशा ये बताइएगा कि आपके जो डिवीज़न है वो माजरत के साथ हर दूसरे तीसरे हफ्ते सामने ज़रूर आ जाती है, आप उसे कोप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आवाम के सामने भी आती है और हुकूमत के सामने भी आती है और हुकूमत को मज़ीद आप स्पेस दे देते हैं। बतूल, ये बहुत बदकिस्मती की बात है, ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने अहम मौके के ऊपर अपोजिशन जो है वो अगर इस किस्म की डिवाइडेड हो। मेरे ख्याल से सब अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो TORs के ऊपर अभी काम कर रही हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हैं उनका आवाम को पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एहतसाब के हवाले से सीरियस है और कौन जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस है। जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने एक बहुत गलत स्टेटमेंट दी, मैं समझती हूँ कि मुझे बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है इस चीज़ के ऊपर। PTI मैं समझती हूँ कि ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना भी खड़ी हुई इस तहरीक में हमारे साथ, तो हम अकेले ही इस चीज़ में आवाम के साथ होंगे उनकी जिद्दोजहद में। और मैं समझती हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जिनकी अपनी फैमिली में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं, हम तो पूछना चाहते हैं ये अरबों डॉलर्स की जायदादें आपके पास आई कहाँ? अभी भी 5,000 अरब रुपए का कर्जा जो है पिछले 3 सालों में लिया गया है, वो कर्जा आवाम के ऊपर तो खर्च नहीं हुआ, किधर चला गया? दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हर जगह सड़कें ही बनाते हैं, कभी अस्पताल भी बना लें, कभी स्कूल भी बना लें। पंजाब की हालत आपके सामने है कि पंजाब में 6ठी मरतबा इनकी इक़्तिदार है, 3री मरतबा नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो शर्म का मुकाम है नवाज शरीफ साहब को। गवर्नेंस तभी कमजोर होती है जब आपका हुक्मरान करप्शन में इन्वॉल्व है, उनकी प्रायोरिटी करप्शन है, मेट्रो बस है, उनकी प्रायोरिटी सड़कें हैं। डिवाइडेड ऑपोजिशन जो वाज़े तौर पे तकसीम है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी डिवीजन, आप लीड कैसे करेंगे इस पूरे मामले को? देखें, अपोजिशन जितनी मर्जी डिवाइडेड हो, एक बात मौक़िफ़ बड़ा क्लियर और वाज़ेह है कि तमाम तार अपोजिशन जमातों के डिवाइडेड होने के बावजूद अवाम इकट्ठी है एक नुक्ते पे कि इस मुल्क के अंदर जो है वो एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। हुक्मरान जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी हुक्मरानी के दौर में होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता और वो अदारे जिनका जो किरदार है वो अदा नहीं करते, तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। जब पार्लियामेंट फ़ैसला नहीं करेगी, सियासतदान फ़ैसला नहीं करेंगे, तो फिर कुछ और कुव्वतें पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आएंगी। ठीक है, तो जमहूरियत बचती है या नहीं बचती देखना।
بہت شکریہ تمام مہمانوں کو. ابھی دانیال عزیز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کی تقریر گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتی ہے. تو معذرت کے ساتھ جب آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو معاملہ بالکل بھی حل نہیں ہوگا, مزید بگڑ جائے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.